हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का 12th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 11 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सभी के सभी लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने एक भी लेक्चर को स्किप किया है, नहीं देखा है, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, वहां से जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होगा। इसमें केवल और केवल कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताने वाला हूं, इसलिए आज का लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। सारे टॉपिक को ध्यान से सुन करके समझ करके नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्रेमर मेथड पर होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रेमर मेथड क्या होता है, किस तरीके से उसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन उस टॉपिक से जरूर आएगा। इसलिए आज के इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो उसकी न्यू आज के इस लेक्चर में हम रखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है रैखिक समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमें यह जानना है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण जानने से पहले आप समीकरण जान लीजिए। समीकरण क्या होता है? समीकरण जो होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का टू साइडेड कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हमने लिख दिया x + y = 5, तो इधर वेरिएबल्स हैं, इधर कांस्टेंट है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, यही क्या है? इक्वेशन है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो टू साइडेड कॉम्बिनेशन होता है उसी को समीकरण, उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। मैंने पहले बता दिया है, लेक्चर बहुत ही बेसिक है, केवल डेफिनेशन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बोर बिल्कुल मत होइएगा। दूसरी डेफिनेशन ये होती है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को, ध्यान देना हमारी बात को, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दें तो दिस बिकम्स इक्वेशन। ये क्या हो जाता है? इक्वेशन बन जाता है। ध्यान से समझ रहे होंगे आप लोग। अब जैसे सपोज करो डियर स्टूडेंट्स px = x + 2 कोई पॉलिनोमियल है और हमने इस px को 0 के बराबर कर दिया, अर्थात x + 2 = 0 लिख दिया। तो अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। ध्यान सुनिए, क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये इक्वेशन हो गया। क्लियर हो गई बात ना? अगर इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ। अगर इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुआ। अगर इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो ये इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हुआ। अब इसमें जो वेरिएबल है, ध्यान दो, इसमें जो वेरिएबल्स डियर स्टूडेंट्स यूज हो रहे हैं, इन वेरिएबल्स की पावर, जिसको आप डिग्री कह सकते हैं, अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन हुआ। ठीक है, अगर पावर 2 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक हो गया, पावर 3 हो गई तो क्यूबिक हो गया, और पावर 4 हो गई तो डाई क्वाड्रेटिक हो गया। क्लियर हो गई बातें? तो हमें पढ़ना क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मीन्स हमें यहाँ पर ऐसे इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करना है जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होगी। क्लियर हो गई बात ना? तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर होगी वो सदैव कितनी होगी? 1 होगी, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अब लीनियर इक्वेशन तो क्लियर हो गया। जैसे आपने लिख दिया x + 5 = 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। x + y = 5, दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन। 2x + 3y + z = 0, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन। ये जो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे, ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशंस हैं। क्या है? लीनियर इक्वेशंस हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। ये सब क्या है? रैखिक समीकरण है, क्योंकि इन सब में जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल की पावर आपको 1 ही नजर आ रही होगी, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात ना? अब जरा सुनो, अगर यह लीनियर इक्वेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है,
अगर इसमें एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, अगर इसमें टू वेरिएबल्स हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, अगर इसमें थ्री वेरिएबल हैं तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, एंड लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल इन फोर वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 होगी तो लीनियर होगा, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने वेरिएबल का वो लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण होगा। अब कभी कभी कोई पूछ सकता है आपसे कि भैया इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, इसको रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। उसका रीजन होता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 होती है इसीलिए, और अगर टू इक्वेशन की बात करें माने दो वेरिएबल, तो इसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसीलिए भी इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा सुनो, यहां पर लीनियर इक्वेशन के साथ साथ सिस्टम लिखा हुआ है, निकाय लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिए, निकाय, हमारी बात को ध्यान सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। निकाय जिसको हम बोलते हैं सिस्टम, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, निकाय या सिस्टम का मतलब बच्चों समूह होता है। ठीक है, समीकरण के केस में समूह जो होता है उसके लिए निकाय शब्द या सिस्टम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया x + y = 5, व्हाट इज दिस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये रैखिक समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो जैसे x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 रहेगी, 4 1 + 1 = 5 होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। अब इसी के साथ साथ एक इक्वेशन और लिख दिया जाए ऐसे, तो अब कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन पता करो। मींस x और y की ऐसी वैल्यू पता करना जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तब ये दो इक्वेशन का ग्रुप हो गया। इन दोनों इक्वेशन के ग्रुप को सेटिस्फाई करने वाला हमको सॉल्यूशन पता करना है। तो इस प्रकार से जो इक्वेशन का सेट हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो ये आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। वैसे अगर केवल दो इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेयर। क्या यूज करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन मोर देन जब टू इक्वेशन होते, ध्यान रखिएगा, टू इक्वेशंस अगर हैं, टू इक्वेशंस अगर हैं तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, पेयर। हिंदी में बोलते हैं युग्म। ठीक है, युग्म बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा। युग्म माने जोड़ा होता है। तो अगर दो है तो उसको हम पेयर बोलेंगे, और मोर देन टू हो गया तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। अब जरा सुनिएगा, अगर डियर स्टूडेंट्स हमें कोई दो वेरिएबल वाला इक्वेशन दिया गया है, या किसी इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करके दोनों की वैल्यू निकालनी है। सपोज करो x है और y है, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए आपको दो इक्वेशन हमेशा दिया जाएगा। इसलिए दो वेरिएबल में हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। लेकिन अगर वहां पर थ्री वेरिएबल्स आ गए तो उसके लिए आपको थ्री इक्वेशन उनको देना पड़ेगा। थ्री इक्वेशन वो देंगे तभी वो सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं सॉल्व हो पाएगा। इस ओवरऑल डिस्कशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर लीनियर इक्वेशन का पेयर है, जोड़ा है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। मोर देन टू है इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, और उन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर वन वैसे लीनियर पेयर ऑफ अगर थ्री इक्वेशन होंगे सिस्टम, तो उसमें थ्री वेरिएबल रहेंगे, तीनों को सॉल्व करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हमने यहां लिख दिया x + y + z = 5, x - y + z = 1, x + y - 5z = 11 मैंने लिख दिया। ये आपके सामने जो लिखा हुआ ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल में है, थ्री वेरिएबल। सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि मोर देन टू इक्वेशन है। लीनियर क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर 1 लगी हुई है। ठीक है, इक्वेशन तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रैखिक समीकरण निकाय या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब डियर स्टूडेंट, रैखिक समीकरण निकाय मुख्यतः दो प्रकार के आपके सिलेबस में दिए गए हैं। पहला दिया गया है समघाती रैखिक समीकरण निकाय। ध्यान समझ लीजिए, पहला क्या है डियर स्टूडेंट, समघाती रैखिक समीकरण निकाय। इसको इंग्लिश में बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सुनते चलिए, समझते चलिएगा। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये पहला प्रकार है। ये जो रैखिक समीकरण होता है, इसका जो सिस्टम होता है वो समघाती कब कहलाता है, जरा उसको समझिए। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें लिखा गया है ऐसे समीकरण निकाय। ठीक है, जिन्हें, नोट कर लेना डियर स्टूडेंट्स, जिन्हें ax प्लस by प्लस CZ बराबर जीरो के रूप में लिखा जा सके, उन्हें क्या कहेंगे, समघाती, समझ चलना, समघाती रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। नोट करते चलिएगा। जैसे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, जैसे जो बुक का एग्जाम्पल वही लिख देता हूँ। इसमें लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 हो गया, और लिखा गया है 3x प्लस 5y प्लस 5z इक्वल टू 0। ठीक है, एक और लिखना पड़ेगा, तथा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स लिखने के लिए आ जा सकता है समघातीय रैखिक समीकरण को उदाहरण सहित समझाइए, तो आप बता देंगे ऐसे समीकरण निकाय जिन्हें ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, उन्हें समघातीय रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिख दिया, और भी आप लिख सकते हैं। सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि 3 इक्वेशन है। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है, एक्स वाई और जेड की ऐसी वैल्यू बताना जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसी को सॉल्व करना हम लोग क्रेबर मेथड से सीखने वाले। लेकिन उसके पहले इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी था। अब अगला है डियर स्टूडेंट्स असमघाती नॉन होमोजेनियस। ध्यान देना, उसको भी सुन लीजिए। असमघाती, ठीक है, रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय जिसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, समझते चलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, लगातार आपके लिए मेहनत करी जा रही है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तब आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे ऐसा समीकरण निकाय, ऐसा समीकरण निकाय, ऐसा समीकरण निकाय जो ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहाँ डी नॉट इक्वल टू 0
के रूप का हो, के रूप का हो, उसे हम क्या कहते हैं? असमघाती। असमघाती रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे 5x 7y प्लस 8z प्लस 5 = 0 लिख दिए, और 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 9 = 0 लिख दिए। यहाँ 3x प्लस 7y प्लस 8z और प्लस 11 = 0 लिख दिए। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? नॉन होमोजेनियस है। इतनी बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। अब दो टॉपिक यहाँ पर और है डियर स्टूडेंट्स, समीकरण का हल। ठीक है, रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण के हल का क्या मतलब होता है? रैखिक समीकरण का जो हल होता है उसका मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन लिखे, x, y और z उसमें आया, तो उनके सल्यूशन, उसके हल का मतलब होता है कि x और y और z की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको माने तीनों को सेटिस्फाई करे, वही उसका हल कहलाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, हल के आधार पर समीकरण जो है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है संगत समीकरण, ध्यान सुन लीजिएगा, एक होता है संगत समीकरण, ठीक है, या उसको संगत हल भी बोलते हैं पहला। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स असंगत समीकरण, असंगत समीकरण। ठीक है, अब जरा सुनो, संगत समीकरण किसे कहते हैं? जिसका सल्यूशन पॉसिबल हो, सल्यूशन उसका हल जो है वो क्या हो? पॉसिबल हो, संभव हो। अब हल भी दो प्रकार के होते हैं। एक डियर स्टूडेंट्स यूनिक हल होता है, अद्वितीय जिसको कहा जाता है, और दूसरा जो होता है इनफाइनाइट हल होता है, इनफाइनाइट सल्यूशन होता है। यूनिक सल्यूशन और कौन सा सल्यूशन? इनफाइनाइट सल्यूशन। ठीक है, यूनिक को हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल, इसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल कहते हैं, और दूसरे को बोलते हैं अनंत हल। क्या बोलेंगे इसको? अनंत हल बोलते हैं। तो कुल मिला के संगत समीकरण उसे कहेंगे जिस समीकरण का सल्यूशन क्या हो? पॉसिबल हो। और पॉसिबल का दो केस होता है, यूनिक सल्यूशन या इनफाइनाइट सल्यूशन, अनंत हल होता है। असंगत का मतलब होता है नो सल्यूशन, जिसका सल्यूशन निकालना, जिसका हल प्राप्त करना पॉसिबल ना हो, नॉट पॉसिबल, ना, संभव ही ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? असंगत समीकरण बोलते हैं, या ऐसे हल को असंगत हल के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आप सब लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, जितना हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। क्या क्या बताया डियर स्टूडेंट्स मैंने आप सभी लोगों को? हमने आपको बताया रैखिक समीकरण निकाय का क्या मतलब है, रैखिक समीकरण क्या है, निकाय क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर रैखिक समीकरण का प्रकार बताया गया, संगत एक समघाती, दूसरा असमघाती बताया गया, तीसरा संगत और चौथा असंगत। संगत सॉल्यूशन के बिहाफ पर है, लिख लीजिएगा आप इसमें, ऐसा रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण निकाय जिसका हल निकालना संभव हो, हल या तो अद्वितीय हो या तो अनंत हल हो, उस केस में उसको हम संगत समीकरण की कैटेगरी में रखते हैं। असंगत में कोई सल्यूशन नहीं होता है। अब जरा सुनो भैया, हम लोग क्या कर चुके हैं? ये जान चुके हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। उसके हल का क्या तात्पर्य है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे लिख दें डियर स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, ठीक है, और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस 7y प्लस 11z इक्वल टू 7, यह आपके सामने क्या लिखा गया बताइए? दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान दो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशंस हैं, और कितने वेरिएबल्स में है जरा देखो,
इन 3 वेरिएबल्स। ध्यान दीजिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। और इसमें है क्या, ये असमघाती है, असमघाती वाला है ना। ये कौन सा है, असमघाती है, ठीक है, असमघाती है, जिसको हम नॉन होमोजेनियस कहते हैं। अब अगर कहा जाए कि इसको सॉल्व करिए, वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, which means we have to find that value of x, y and z which satisfy the given all 3 equations। x और y की ऐसे ऐसे हमने लिख दिया, x बराबर 2, y बराबर 0, z बराबर 3। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो देखो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना, इसके सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y और z की ऐसी वैल्यू को पता करना जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही इस सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वही है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं। जैसे एक मेथड आप पहले क्लास 10th में पढ़ चुके हो, जिसको हम प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, वज्रगुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ये सब चीजें, ग्राफिकल मेथड, ये सब आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ वहाँ उस मेथड को नहीं पढ़ना है, यहाँ हमें पढ़ना है क्रेमर मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। और अभी आव्यूह विधि से भी सॉल्व करना हमारे सिलेबस में। ये दोनों मेथड बेहद 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 इंपॉर्टेंट हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बाद का जो लेक्चर होगा, जिसमें हम आपको क्रेमर मेथड के बारे में बताएंगे, उसको किसी भी हाल में स्किप तो करिएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको क्रेमर मेथड सिखाएंगे, और क्रेमर मेथड सिखाएंगे भी, साथ ही साथ उसके बिहाफ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। और कैसे हम जानेंगे क्रेमर मेथड से कि किस दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन संगत अर्थात कंसिस्टेंट है, और किसका सॉल्यूशन असंगत अर्थात इनकंसिस्टेंट है। मींस किस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, किसको सॉल्व नहीं किया सकता, वो सब चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जो चीजें यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस करी डियर स्टूडेंट्स, ये जानना बेहद आवश्यक था, बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। क्योंकि देखो, अगर हम चाहते तो ये लेक्चर ना करते, डायरेक्ट हम आ जाते क्रेमर मेथड पे एज यूजुअल जैसे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उससे आपका ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा, आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, भले ही क्वेश्चन में कम सॉल्व कराऊं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट सिखा सकूं जो आगे चल के आप उसको यूज कर सकें। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को ध्यान से सुना समझा करिए, और जो टॉपिक बताता हूँ उसको नोट जरूर से जरूर किया करिए। आज का लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं था, छोटा ही था। देखो, हमारा टारगेट हर एक लेक्चर में इतना रहता है कि मैं ये टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, इस टॉपिक को मैं कवर कर दूं। एक लेक्चर में एक ही टॉपिक रखने का प्रयास करता हूं। अगर टॉपिक लेंदी है तो लेक्चर भी लेंदी होगा, अगर वो टॉपिक छोटा है तो लेक्चर भी छोटा होगा। इसलिए टाइम को बिना ध्यान दिए हुए केवल आप इतना ध्यान दीजिए कि इस लेक्चर में आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर शाम को 7 बजे एक जबरदस्त क्लास के साथ, जिसमें हम क्रेमर मेथड सीखने वाले हैं। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।